ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, 2021 ਤੱਕ ਆਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 2007 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਰਗੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਗਈ ਕਿ मतलब कि गुरु साहब होना दी नकल की गई। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ तक ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? जी 2007 में एक फंक्शन था, रूटीन में फंक्शन होते रहते हैं लेकिन उसमें गुरुजी ड्रेस पहनते रहते हैं। 2007 में एक ऐसी ड्रेस थी जो उन्होंने एक फंक्शन रखा, उसमें क्या था कि हमें एक पहचान दी थी डेरे के सत्संगियों को। वैसे कोई पहचान नहीं थी, एक लॉकेट के तौर पे पहचान देनी थी। उसको लेके एक फंक्शन किया गया, जिस फंक्शन में प्रसाद के तौर पे एक शरबत वाला दूध पिलाया गया और उसके बाद ये पहचान दे दी गई और उस दूध को जामे इंसान कह दिया गया। उसमें जो ड्रेस पहनी थी, क्योंकि क्या है कि कुछ हद तक ये जो प्रक्रिया है अमृत छकाने से मिलती जुलती है, इस तरह से कि उस टाइम भी पुराने टाइम में माना जाता है भी एक अमृत छकाया गया और उस टाइम पहचान दी गई थी गुरुओं ने अपने शिष्यों को। उस तरह से मिलता जुलता कुछ वाक्य था। ये 29 अप्रैल को घटना होती है और उसके बाद 13 मई को दोबारा पंजाब में कुछ लोग डेरा की तरफ से, मतलब जो डेरे के ऊपर के मेन पंजाब को लीड करते थे, उन लोगों ने इंसिस्ट किया गुरुजी 29 अप्रैल वाली ही ड्रेस पहननी है। तो वो ड्रेस दोबारा उनको पहनाई गई 13 मई 2007 में। उसके बाद हाँ 14 मई को क्या होता है, 14 मई को अखबार के फ्रंट पेज पे, दो अखबार होते हैं, एक पंजाब का मेन अखबार है, एक नेशनल अखबार। दोनों अखबारों के फ्रंट पेज पे इश्तेहार लगता है जिसमें वो तस्वीर लगती है और जो जामे इंसा के नियम है वो नियम लिखे जाते हैं। ये इश्तेहार लगता है। उसके बाद एक गुरु गोविंद सिंह जी की ऐसी उसी तरह के मिलते जुलते पहनावे की एक ड्रेस है, मतलब एक फोटो है, तस्वीर है। वो तस्वीर ओरिजिनल है, किसी ने कलाकार ने बनाई है, उसका कोई आइडिया नहीं मुझे। उस तस्वीर से तुलना कर ली जाती है और 14 तारीख को लगभग 10 बजे सुबह कुछ लोग मिलके सेक्रेटरीट बठिंडा पहुंचते हैं एक मेमोरेंडम देने कि भाई ये गलत किया है एक रात पहले जो फंक्शन हुआ है। और वहां पे हो जाता है झगड़ा, वहां पे झगड़ा होता है और वहां से विवाद बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पे है। अब सवाल आता है कि क्या वो पोशाक वास्तव में नकल करने के लिए पहनी गई या क्या कुछ है। ये सारी चीजें सुनने में आई। हमने जो इस चीज को अपनी तरफ से पड़ताल की या पता किया डेरे की संगत से बातचीत करके कि दरअसल वो एक काल्पनिक तस्वीर है गुरु गोविंद सिंह जी की। वास्तव में जो ड्रेस है, एक तलवंडी साबो जगह है पंजाब में, वहां पे एक ड्रेस मौजूद है और उस ड्रेस से जब उसकी तुलना की गई, कुछ जो भी ऊपर लोग रहे इसमें सहमति कराने में, तो वो ड्रेस आपस में कहीं भी मेल नहीं खाई। लेकिन बावजूद इसके एक मुकदमा दर्ज हुआ कोर्ट में, इस मसले में किसी ने मुकदमा दर्ज किया। तो जो सुनने में आया वो ये कि जिस भाई ने मुकदमा दर्ज किया था वो भाई उस फंक्शन में मौजूद नहीं था जिस फंक्शन में वो ड्रेस पहनी गई। तो कोर्ट का ये मानना था भी आपको कैसे पता चला भी आपकी भावनाएं हर्ट हो गई, भी आपने तो देखा नहीं पहने हुए। तो बोला मैंने तस्वीर देखी भी, अखबार में इश्तेहार देखे। बोला फिर इश्तेहार किसने दिया? उस इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं था कि इश्तेहार किसने दिया। तो
तो अखबार से कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इश्तेहार देने वाले से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। हर घर में, हर चार दीवारी में कोई क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम। भावनाएं जी हर्ट तब होती हैं जब वो पब्लिक में आती है। पब्लिक में आने का मोड क्या है? मोड है अखबार। मीडिया के उन कर्मियों से कभी पूछताछ हुई नहीं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं आया भी कौन से अखबार ने, किसके कहने पे, किसने पेमेंट देके इश्तेहार छपवाए। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में था नहीं, तो केस क्लोज हो गया। वो अलग बात है कि आज उसको पॉलिटिकल कनेक्शन से या पॉलिटिकल लोग अपने फायदे के लिए वो टाइम और डेट देखते हैं भी कब कौन सा केस क्लोज करना चाहिए और कब ओपन करना चाहिए। वो चीजें अलग मैटर करती है और वही चीज पॉलिटिकली इस्तेमाल होती है। इस जी सबसे रिजल्ट ये निकला कि सिखों के में ये भावना चली गई भी हमारे ऊपर हमला किया गया। एक्चुअली उनको था भी जो 14 मई को हम सेक्रेटरिएट गए, हमारे ऊपर हमला किया गया। उस जो हमले का जो बदला लेने के लिए क्लैश बढ़ता चला गया। इस सब का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला भी अगर हम डेरे के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो सिख खुश हो जाते हैं, और अगर सिखों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो डेरा खुश हो जाता है। ये मैं सब इस एक ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪੋਸ਼ਾਕ कित्थों आई सी, ਤੁਹਾਨੂੰ देखो पता होना। डेरा में गुरुजी से जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि ये पोशाक किसी मुसलमान भाई ने दी है, और मुगल जो जो बादशाह टाइप होते थे उस टाइम पे, बादशाह होते थे, उनकी ड्रेस से मेल जोल खाती है। ये उन्होंने अपना स्टेटमेंट मीडिया में दिया हुआ है। अब क्या है कि अलग अलग जो उस टाइम पे जो पुलिस के कर्मी थे, जो उस टाइम इंटेलिजेंस, एडीजीपी इंटेलिजेंस थे, उनका कहना था कि जो इश्तेहार बंटवाने में, ये सब कुछ में एक्चुअली एक प्रोपेगेंडा मीडिया में बनाया गया। उस प्रोपेगेंडा को बनाने में कहीं हद तक उस टाइम रूलिंग पार्टी का हाथ था। ये उस टाइम के ऑफिसर्स कहते थे, डायरेक्टली कहते थे, कुछ इनडायरेक्टली कहते थे। उसमें क्या है कि पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो पैरेलल मीडिया प्रोपेगेंडा बनाते हैं। वो बोलते हैं नहीं, ये दूसरे, कित्थों, आप दी रूलिंग पार्टी की केंद्र दी रूलिंग पार्टी? नहीं, पंजाब की रूलिंग पार्टी का नाम लेते थे ना वो उस टाइम पे। तो क्योंकि हम्म, उस टाइम तो कोई नहीं बोला, ये बोले लोग बाद में। ये जब रूलिंग पार्टी, जब वो पोजीशन पे होता है कोई ऑफिसर, तब तो वो कुछ नहीं बोलता है। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ कर रहे हो, रूलिंग पार्टी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हो ਤੁਸੀਂ? नहीं, कैपिटल 2007 में अकाली दल और बीजेपी अलायंस की रूलिंग पार्टी थी। उसी टाइम ये घटना हुई, उसी टाइम ये घटना हुई थी। और उस टाइम के ऑफिसर उस टाइम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में बोलते हैं। गुरुजी के स्टैंड से क्लियर था कि उन्हें किसी मुसलमान आदमी ने ड्रेस दी। और क्योंकि ड्रेस ऐसा नहीं है, वहां पे लोग ले आते थे ड्रेस, कोई ऐसा नहीं कि एक पहली बार वो ड्रेस आ रही थी इस तरह की। लेकिन क्या, एक तो कलर मैच खाता था उस जो गुरु गोविंद सिंह जी के ड्रेस से। सेकंड क्या, एक जो कमर बंद था वो मेल खाता था। पगड़ी थी, पगड़ी की जगह वो प्लास्टिक की कैप थी, उसके ऊपर कपड़ा चिपकाया गया था। तो इसलिए वो लगता था भाई ऐसे कि दस्तार बांधी हुई है, ये सब कुछ है। एक्चुअली मेरे हिसाब से क्या हुआ, इस सारे प्रकरण में, हाँ, पंजाब दो हिस्सों में बट गया। भी एक तरफ एक सिख हो गए, एक तरफ डेरा प्रेमी हो गए, और ये पोलराइजेशन हो गया। और उसके बाद ये था कि यार डेरे को परेशान करेंगे तो सिख वोट मिल जाएगा, और सिख को परेशान करेंगे तो डेरा वोट मिल जाएगा। अल्टीमेटली आम जनता लड़ पड़ी, और पॉलिटिकल बेनिफिट हर तरह की पार्टी जो भी रूलिंग में आई है, जो भी इलेक्शन लड़ी, उन सब ने उठाया। सिख वोट लेना तो डेरे को गालियां देना शुरू कर दो, और डेरा के साइड में जब वो आते हैं तो वो बोलते हैं पंजाब में आपका सत्संग होगा, ये सब कुछ होगा आपका पंजाब में। तो वो इधर आके हमारी बात करते हैं, उधर आके उधर की बात करते हैं। अल्टीमेटली लोग झगड़ रहे हैं आज भी। लेकिन निष्कर्ष ये है कि ना तो 2007 में जिन लोगों के साथ मारपीट हुई, जिनको पीटा गया, उन्हें इंसाफ मिला। मतलब वो झगड़ा शुरू हो गया, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, अभी 2 सिख लोग मारे गए उसमें, एक मुंबई में मारा गए और एक ਉਹਦੇ ਤੇ सुनाम में। ਆਵਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ हम्म। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। मेरा 1995 में मैं अंबाला में था। तो अंबाला, मतलब वो छोटे थे, हम्म, अंबाला में एक सत्संग हुआ था। और सत्संग में के दौरान हमारे पेरेंट्स थे, जो घर के बुजुर्ग थे, वो गए वहां पे। उनको पसंद आया वो सत्संग, उनको लगा अच्छा है, और वो वहां से नाम ले आए। क्योंकि पहले भी हम गुरुओं को मानते थे, लेकिन वहां भी अच्छा लगा, तो वहां ज्यादा अच्छा लगा, तो वहां नाम ले आए। उसके बाद हम जुड़ गए बचपन में, तब हमें इतना जानकारी नहीं थी। हम्म, 97 में मेरे फादर क्योंकि बाहर शिफ्ट हो गए, हम बंगाल में, उनकी ट्रांसफर हो गई, पोस्टिंग हो गई। उसके बाद उन्होंने हमें डेरा के हॉस्टल में डाल दिया। तो डेरा के हॉस्टल में आने के बाद हमारा रूटीन, हर दूसरे तीसरे दिन गुरुजी हॉस्टल में आते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। तो अक्सर बातचीत करते थे, तो पहचान भी बन गई, तो गुरुजी के साथ मेल जोल बढ़ गया, बातचीत होने लगी।
और +2 के बाद मेरा मेडिकल स्ट्रीम था, तो मैं डॉक्टर बनने चला गया। और डॉक्टर बन के जब मैं आया, तो उसके बाद मैंने दोबारा डेरा ज्वाइन किया, एज ए मतलब एम्प्लॉय ज्वाइन किया। लेकिन क्योंकि मैं पुराना था, तो इसलिए मेरे पे भरोसा करके मुझे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव काम सौंप दिए। इस दरमियान 2 बार उनका हमारे घर पे भी आना जाना हुआ, उनके बच्चों की शादियों में भी हमें आना जाना हमारा रहा है। तो ये सब हमारा रहा, और अल्टीमेटली लास्ट में 2015 के आसपास मेरा डेरे की मैनेजमेंट से कोई डिस्प्यूट था। वो भी डेरा को ही लेकर था कि जो वो मैनेजमेंट थी वो थोड़ा अलग चल रही थी, जबकि डेरा की नियमावली से। और एडमिनिस्ट्रेशन में क्योंकि अब इतनी बड़ी अंपायर है, तो उसमें एक एम्प्लॉय की इतनी वैल्यू नहीं होती कि वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज कर दे। तो ऑब्वियसली मुझे वहां से जॉब छोड़नी पड़ी। फिलहाल मैं अपना प्राइवेट काम करता हूँ। जी, डेरे की एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं कि जो ऊपर उसे चला रहा था? जो ट्रस्ट है, डेरा एक ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट के अंडर हॉस्पिटल चलता है, तो उसमें उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉपर। तो जी, एडमिनिस्ट्रेशन के अपने तरीके होते हैं काम करने के, तो उसमें मेरा डिस्प्यूट था, थोड़ी खींचतान रही है। वो उस खींचतान में देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ या वो गलत है या वो सही है, वो एक हमारा इंटरनल इशू है, लेकिन उसकी वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਮਐਸਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕਿਤੇ मिली। ये देखो, फ़िल्म रिलीज़ क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, पंजाब के जो लोग थे, एक कम्युनिटी थी, उनको प्रॉब्लम थी कि डेरा से संबंधित कोई भी चीज़ का प्रचार पंजाब में नहीं होना चाहिए। अब क्या था, क्योंकि सत्संग तो हो नहीं रहे थे, तो एक फ़िल्म आ गई, तो उनका मानना था कि फ़िल्म का प्रचार भी क्यों हो? फ़िल्म के ज़रिए लोग जैसा भी इन्फ्लुएंस होंगे या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, तो वो प्रचार भी क्यों हो? क्योंकि उसमें ऐसा तो था नहीं कि एंटी सिख था कुछ भी। लेकिन ये था कि प्रचार नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का डेरे की तरफ से, या डेरे के मतलब जो गुरुजी हैं उनकी तरफ उनका प्रचार, इस चीज़ का प्रोटेस्ट था। फ़िल्म में कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं थी। लेकिन अब वहाँ ऊपर फ़िल्म की क्योंकि फ़िल्म डेरा के गुरुजी उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। एक प्राइवेट कंपनी है जो उस फ़िल्म को बना रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि डेरा ही बना रहा है, प्राइवेट कंपनी है, उसके अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके अपने मैनेजर हैं, उनका प्रॉफ़िट है। उन्होंने पॉलिटिकल क्या डील की इस फ़िल्म को रिलीज़ कराने के लिए, क्योंकि डेरा की पब्लिक की डिमांड थी। उन्होंने अपना प्रॉफ़िट सिक्योर करना था, उन्होंने क्या डील की, गवर्नमेंट से क्या नहीं की, ये मुझे जानकारी नहीं है, ये कंपनी के लोग बेटर बताएँगे। अल्टीमेटली फ़िल्म रिलीज़ हुई, गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन कंपनी ने माँगी क्योंकि कंपनी का प्रॉफ़िट था। डेरे का या गुरुजी का प्रॉफ़िट उसमें कहीं नहीं था। टेक्निकली वो सबके सामने, वो तो जो जाँच करना चाहे तो करे, बाकी बोलने को कुछ भी बोल दे। लेकिन टेक्निकली प्रॉफ़िट तो कंपनी का था, कंपनी ने कमाया, कंपनी ने डील की, कंपनी ने सिक्योरिटी माँगी, गवर्नमेंट ने दी है। ये इश्यू गवर्नमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस इश्यू पे। मैं इसमें, ਜੀ या हम डेरा की एंड से, डेरा के फॉलोवर रिस्पॉन्ड नहीं ਨਹੀਂ, करेंगे। मेरी डिमांड, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ। देखो, रो एक सुनने में आता है कि कोई अक्षय कुमार के घर डील हुई, लेकिन अभी ये कोर्ट का एक डिसीजन आता है, वो बोलते हैं ये काल्पनिक कहानी है। अक्षय कुमार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। गवर्नमेंट तो अपना स्टैंड जैसे कोर्ट के जरिए क्लियर करती है। डेरे की तरफ से जो स्टैंड है, आज तक कभी हमारे गुरुजी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ने नहीं पूछा कि अक्षय कुमार के यहाँ जो आपकी मीटिंग हुई थी वो वास्तव में हुई थी या नहीं हुई थी, और हुई थी तो किस मसले पर हुई थी। क्योंकि ये चीजें पूछी नहीं गई, और जिस तरह से आज का सिस्टम बना है, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जितनी बार पंजाब कोर्ट ने ऑर्डर किया भी जाके पूछा हो, तो पंजाब की जो एसआईटी थी वो कोई टेक्निकल जो भी रीजन रहे कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है या गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, तो वो पूछ ही नहीं पाए। तो इसलिए डेरा के एंड से गुरुजी के एंड का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है कि वास्तव में मीटिंग हुई या नहीं हुई। अब बाकी सभी लोग मुकर गए कि मीटिंग नहीं हुई, कोई एविडेंस नहीं मिला, कोर्ट भी मुकर गई, लेकिन उनकी तरफ से कभी पूछा ही नहीं गया। तो हम ये कह नहीं सकते कि मीटिंग हुई या नहीं हुई, और हुई तो किस मसले पर हुई, इसका कोई हमारे पास अभी जवाब नहीं। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ,
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ भी? ਅੱਜ भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ हाँ, नाम क्लियर? ये मैं आपको क्लियर करूं, 2007 का जब आप मसला छेड़ते हैं तो 2007 में मेरी जानकारी में है, अब इतना कितना कन्फर्म है मालूम नहीं, मेरी जानकारी में है कि सुबह 6 बजे, मतलब 13 मई को ड्रेस पहने की रात को 10 बजे, और सुबह 6 बजे अखबार नहीं बटा था। उससे पहले डेरा के अंदर 2-3 जो डेरा के ऊपर के लोग थे, उन्होंने एक मीटिंग करके कुछ लोगों को इकट्ठा करने का ऑर्डर दे दिया था भी आज हमारा क्लैश होना है इस दूसरे लोगों के साथ। इसका मतलब इश्तेहार बटने क्लियर करी जाओ ना भी केड़े लोग सीगे। देखो, हमारे मेरे जो जानकारी है वो डेरा का मौजूदा वाइस चेयरमैन जगजीत सिंह था, और जिससे जो पंजाब का उस टाइम लीड करते थे, उन्होंने एक ग्रुप इकट्ठा किया अभी हमारा क्लैश होना है। आज जब हम उसको समझते हैं भी 6 बजे जब इश्तेहार बटे नहीं थे तो उनको कैसे मालूम था भी क्लैश होना है? इट मींस दोनों एंड से प्लानिंग पहले से थी कि क्लैश करवाना है। क्या ये एक मतलब था भी करवाने के बाद छोड़ दो और उसके बाद अपने आप भिड़ते चले जाएंगे? ये मतलब हो सकता है भी प्लान्ड हो। इसी तरह जब आप बरगाड़ी मसले पे आते हो, बरगाड़ी मसले में भी एक ग्रंथ चोरी हो जाता है। चोरी होने के बाद बकायदा चैलेंज किया जाता है, नारा लिखा जाता है। इट मींस वो 6 महीने 3-4 महीने जो वो ग्रंथ गायब रहता है, उसके दरमियान लोगों के अंदर एक सोच पैदा की जाती है भी ये ग्रंथ डेरा के लोगों ने चुराया है, क्योंकि वो नारे से और मतलब पोस्टर से, इसका मतलब इंटेंशनली लोगों के दिमाग में बिठाया गया पहले से भी ये ग्रंथ डेरा के लोगों ने चोरी किया। अब क्या होता है, उसके बाद वो ग्रंथ के जो अंग फाड़े जाते हैं और खिलारे बिखेरे जाते हैं, अपमान किया जाता है। इस सब के बाद लोगों के अंदर पहले से बैठ के भी डेरा के लोगों ने ही किया है। उसके बाद जोरा सिंह कमीशन बैठता है और जिस गुरुद्वारे से वो ग्रंथ चोरी होता है उसके बिल्कुल सामने एक दुकान है। वो दुकान डेरा प्रेमी की है जो सुबह 5-6 बजे खुल जाती है। अचानक से यूपी के कुछ गैंगस्टर उस आदमी का मर्डर कर देते हैं जोरा सिंह कमीशन रिपोर्ट सबमिट होने से 15 दिन पहले। अब यूपी के गैंगस्टर का एक पंजाब के छोटे से गांव के दुकानदार से क्या दुश्मनी है? आखिर उसके मर्डर से फायदा किसको था? उन लोगों को हो सकता था जिन्होंने ग्रंथ चोरी किया। उस टाइम उसके मर्डर का जो प्रोटेस्ट हुआ वो महेंद्र पाल बिट्टू ने किया। महेंद्र पाल बिट्टू ने, आपने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हो लेकिन मैंने पढ़ी थी, महेंद्र पाल बिट्टू ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी उसके बाद। इट मींस महेंद्र पाल बिट्टू पुलिस प्रोटेक्शन उस टाइम मांग रहे थे तो कुछ ना कुछ उनको शक था कि अगर इस आदमी का मर्डर हुआ तो मेरे पे भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। उनका शक यकीन में बदल गया जब नाभा जेल में उनकी खुद की हत्या हो गई। अब ये सारा मसला जब हम देखते हैं कि ये जो लोग थे क्या वास्तव में ये जानते थे कुछ जिनका मर्डर हो गया? क्योंकि महेंद्र पाल बिट्टू के स्टेटमेंट को लेके जब पंजाब पुलिस ने सीबीआई को अप्रोच किया तब सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी बजाय उसके स्टेटमेंट को कंसिडर करने के। ये भी अपने आप में एक सरप्राइज है कि महेंद्र पाल बिट्टू ने जिस तारीख को कोर्ट में जाना था उसी दिन जेल के अंदर स्टाफ कम हो जाता है और वो कोर्ट नहीं जा पाता और अगली हियरिंग से पहले उसका मर्डर हो जाता है। इट मींस क्या है कि ये मर्डर जब हो रहे थे तो एक्चुअल जो कल्प्रिट है उनको बचाने के लिए हो रहे थे। अब चाहे सीबीआई बहुत सारे तरीके हैं, देखो कानून में बता दे नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने ये सारे टेस्ट किए और इस टेस्ट में क्लीन चिट हो गए, लेकिन मर्डर का मोटिव क्या है फिर? और मर्डर के मोटिव के बाद ये कोई आम बात मतलब बड़ी बात नहीं है भी कोई भी आदमी मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले ले पैसे के लालच में। ये बहुत होता है आम दुनिया में। तो क्या कि क्लेम किसी ने कर दिया भी हमने मारा, एक्चुअल में रिजल्ट ये निकला कि कल्प्रिट कोई निकला, कल्प्रिट तक पहुंचने के रास्ते बंद होते चले गए जो एक्चुअल कल्प्रिट है। अब एक जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 डेरे के लोगों का नाम आ गया। चलो नाम आ गया तो उनको जांच में शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं होते, फरार रहते हैं, हो सकता है डर के हमारे सामने ना आ रहे हो। लेकिन थोड़े दिन पहले एक मीडिया में रिपोर्ट आती है कि उनकी फोटो तक अवेलेबल नहीं। हमें तो ये पता था, हम तो उनको पहले से जानते हैं कि उन लोगों को अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनकी फोटो अवेलेबल नहीं है, ये बड़ा आश्चर्य था। इसका मतलब था भी कहीं ना कहीं इंटरनल मैनेजमेंट चल रही है, इंटरनल डील हो रही है। उसके बाद यह है भी फोटो नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वही आदमी जो फरार है वो एक लड़का था हमारा, उसने ट्रेस किया एक शादी में, वो शराब पी के नाच रहा है, जबकि डेरा के नियम अनुसार शराब नहीं पीना। जो आदमी डेरा के नियम नहीं मान रहा है, शराब पी के नाच रहा है, और दूसरी तरफ उसकी वजह से 2 कम्युनिटी आपस में झगड़ रही है, एक ही परिवार में 2 अलग विचारधारा के लोग लड़ रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि ये आदमी नाच रहा है इसको बचाने के लिए और ये आदमी डेरा के नियम पे भी नहीं चलता है, हमें लगा भी इसका मतलब ये आदमी जानबूझ के गलत कर रहा है, ना तो ये जांच में शामिल हो रहा है और इसकी वजह से लोग आपस में तनाव में और लोगों में निराशा है। नाम इस सब दसोगे प्रदीप कलेर नाम था, प्रदीप कलेर नाम था।
और इसके अलावा क्या हुआ कि प्रदीप गोयल नाम का एक आदमी हमारे पास आता है, मेरे पास भी वो लगभग 1 साल पहले आया। उसने बोला कि पंचकुला पुलिस ने पंचकुला दंगे में प्रदीप कलेर को गिरफ्तार किया, लेकिन रातों-रात प्रदीप कलेर से मुझे बदल दिया। प्रदीप कलेर को रिहा कर दिया, इवन डीजीपी रैंक पे ये काम हुआ और प्रदीप गोयल को रिप्लेस करके प्रदीप गोयल को डेरे का प्रबंधक दिखा के उसको टॉर्चर किया और जो उसके साथ हुआ उसका वो आज तक इलाज करवा रहा है। जो उसको टॉर्चर किया गया उसका वो इलाज आज तक करवा रहा है। उसने बोला कि डेरा के अंदर मेरे पोस्टर लगे हैं, किसको लेके? बठिंडा पुलिस को लेके भी, ये वांटेड है, लापता है। बोला कि मेरे को डेरा की मैनेजमेंट में जगजीत सिंह बोल रहा है भी बरगाड़ी कांड में तेरा नाम आ गया है और तेरे को फंसाया जाएगा। उस दरमियान तो वो मेरे पास भी आया और उसके बाद 1 साल मेरा संपर्क नहीं रहा। इन दिनों उसने दोबारा संपर्क किसी और से किया और उसको बोला यार मुझे किसी तरह बचा लो, भी पंचकुला में मुझे बहुत मारा, अब मेरे को पुलिस वाले अलग-अलग फ़ोन आते हैं, मुझे नहीं पता पुलिस वाले करते हैं, कौन करते हैं। जब भी मैं सिरसा आता हूँ मेरे साथ मारपीट होती है और मुझे डेरा की मैनेजमेंट बोलती है अभी किसी के सामने नहीं आना वरना पकड़ा जाएगा। उससे उस लड़के ने वीडियो माँगा भी, एक वीडियो दे दो और वीडियो लेके हमने फिर वो मीडिया में वीडियो दिया कि ये लड़का गलत है, जो प्रदीप कलेर जिसकी आपको तलाश है उसका वीडियो ये है। अब क्योंकि इंटरनल क्या सेटिंग चल रही है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने तो वो किया कि एक निर्दोष आदमी को बचाया जाए और असली जो वांटेड है वो जाँच में पेश नहीं हो रहा है वो पेश हो जाए, ताकि निर्दोष कोई ना फँसे और अगर वो वास्तव में मुजरिम है तो सज़ा हो, नहीं है तो जाँच से भागे ना। क्योंकि 3 आदमियों के भागने से अगर 3 करोड़ आदमी आपस में लड़ रहे हैं, तो बेटर है कि वो 3 आदमियों को पेश कर देना चाहिए। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ कौन दे रहा है, कौन बचा रहा है देखो ਉਹਨੂੰ? देखो प्रदीप कलेर की एक संस्था है, यूथ वेलफेयर फेडरेशन, कैथल से एक संस्था चलती है। वो संस्था डेरे के साथ मिलके काम करती है। वो संस्था मतलब डेरे की जितना यंगस्टर्स है उनके लिए काम करती है और उसी का एक फीमेल विंग है, महिला विंग है, यूथ वीरांगनाएं। इनकी अपनी कमेटी, आपने सुना होगा डेरे में 45 मेंबरी कमेटी का नाम सुनते हैं। तो ऐसे यूथ वेलफेयर फेडरेशन में एक कमेटी बनी हुई है 45 लोगों की, हर स्टेट लेवल पे 45 आदमी 45 महिलाएं। तो ये कमेटी है, पिछले 3 साल से हम देख रहे थे ये कमेटी हमारे गुरुजी के नाम पे अलग-अलग कहानियाँ सुनाकर, जेल से आए ऑर्डर हैं जी, संदेश है, हुक्म है, वो सुनाकर बोलते हैं जी परमार्थ करो, दान करो। वो दान लेते थे, पैसे उसका हिसाब नहीं देते थे, कि ये पैसा कहाँ गया? और ये बहुत टाइम से चल रहा था, तो इन दिनों क्या हुआ कि एक जगह एक लड़के ने ट्रेस कर लिया, अभी ये पैसा कहीं न कहीं प्रदीप कलेर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है या बाकी 2 आरोपियों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो उसने ट्रेस करते-करते वो उसको पता लग गया और वो उसके बाद वो ट्रेस करने लगा भी ये यूथ फेडरेशन के जो लोग हैं, ये प्रदीप कलेर से कब मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं। वो ट्रेस करते-करते डेरा की एक नाम चर्चा में पहुँच गया, वहाँ उन्होंने उसके साथ झगड़ा हुआ। वो एक कैथल के अंदर अलग से मुकदमा दर्ज है, वो चल रहा है। लेकिन ये सारा मसला जब हुआ और ये बढ़ने लगा तब हमें उसने बताया कि जो पैसा वास्तव में इकट्ठा हो रहा है, ये इन लोगों को मैनेज करने के लिए करप्शन में इस्तेमाल हो रहा है और ये गुरुजी के नाम पे पैसा तो इकट्ठा कर रहे हैं और गुरुजी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, डेरा के लिए नहीं हो रहा है और ना ही समाज सेवा के लिए हो रहा है। ये पैसा इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और यूथ जो प्रदीप कलेर की संस्था की पूरी टीम है, वो वास्तव में पूरा प्रोटेक्शन दे रही है और ऊपर से कवर जो है वो डेरा मैनेजमेंट क्योंकि इसको काउंटर नहीं कर रहा है, इसका मतलब उनकी सहमति में ये सारा कुछ हो रहा है। जी। ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਤਾਂ डेरा जिस जगह पे बना है जी वो एक ग्राम पंचायत है, गांव है, जिस गांव में बना है उस गांव का नाम है शासतनामपुरा। वो गांव 2014 में ही बना है। तो उस गांव के अंदर प्रदीप कलेर का तो मुझे डेफिनेटिव है, बाकियों का मैं नहीं कह सकता। प्रदीप कलेर का घर है, बना के दिया गया उसे वो घर कोठी, वहीं पे वो रहता है, वहीं पे रहता है। इसका मतलब डेरा की जो गांव की ग्राम पंचायत है वो संरक्षण दे रही है। पुलिस कभी भी जाएगी तो ऑब्वियसली वो सरपंच को बुला के पूछेगी कि आपके यहाँ ये बंदा रहता है, कहाँ रहता है बताओ। इसका मतलब अगर पंचायत मिसलीड कर रही है तो इसका मतलब डेरे की मैनेजमेंट की सहमति के साथ ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि क्या है, जो रंजीत सिंह कमीशन रिपोर्ट है उसमें 3 लोगों के बाद जो मास्टरमाइंड का नाम आता है वो राकेश दिड़बा है और राकेश दिड़बा डेरे की मैनेजमेंट में एक वाइस चेयरमैन की पोस्ट पे है और फिलहाल डेरे का फंक्शनल हेड है। काफी हद तक डेरे का सारा जो मॉनेटरी पैसे का कंट्रोल है वो राकेश दिड़बा के जरिए ही चलता है। तो संभव है अभी राकेश दिड़बा तक आंच ना आए, इसलिए ये सारा मसला प्लान किया है कि प्रदीप कलेर तक ही अगर कोई पहुंच नहीं पाएगा तो राकेश दिड़बा तक कोई कैसे पहुंच जाएगा। मुझे हमें लगता है भी ये सब कुछ इसलिए हो रहा है और इस पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी साध संगत जो डेरा की है
उसे ना मालूम पड़ जाए। इसलिए डेरा की जो गुरुजी हैं उनकी तरफ से बोलते हैं आपको ये प्रसाद आया, आपको ये चिट्ठी आई है, ताकि लोग इसी में उलझे रहें। और लोग कहीं भी डेरा देखो क्राइसिस में है, मुकदमों में घिरा हुआ है, तो आप पैसा दो, हमें वकील खड़े करने हैं। असल में कुछ हो नहीं रहा है, ये हमने सारा कुछ अब कोर्ट के लेवल पे भी देख लिया है। वास्तव में कुछ हो नहीं रहा है, ये सारा कुछ इंटरनल पॉलिटिकल या पुलिस के लेवल पे या ऑफिशियल्स के लेवल पे मैनेजमेंट है। हमने अब इसको सामने रख दिया है। भी अगर कोई वास्तव में ईमानदार ऑफिसर जांच करना चाहे, मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ मेरी टीम की तरफ से, हमारा एक टीम है, ग्रुप है, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के नाम से, उसकी तरफ से मैं अश्योरेंस देता हूँ कि मैं अगर कोई सामने आके हमें कहता है ऑफिशियल, शुरुआत में पंजाब पुलिस ने मुझे अप्रोच किया था, मैं गया भी था, तो काफी हद तक उन्होंने पड़ताल भी की और पता भी चल गया था उनको काफी हद तक, उन्होंने बताया भी, तब उन्होंने ये जांच आगे बढ़ाई भी काफी हद तक। उस टाइम डीआईजी खट्टा की टीम थी, तभी उन्होंने सारी जांच वो बढ़ा पाए आगे, क्योंकि उन्होंने जैसे उनके किसी ऑफिसर ने हमें कांटेक्ट किया था। अब क्योंकि वो उनकी टीम हट गई है, नई टीम से हमारा कोई संपर्क नहीं है। अगर कोई अप्रोच करता है तो हम तो एक-एक चीज सामने लाके रख देंगे। 2007 में क्या हुआ, किसने करवाया, किसने अप्रोच किया, हमारी एंड से। कुंवर विजय प्रताप होने वाली एसआईटी ਨੂੰ। नहीं, कुंवर विजय प्रताप एसआईटी का डेरे से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि डेरे का स्टैंड तो गुरुजी से पूछताछ ही नहीं हुई। वो तो बैबलगला गोलीकांड को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या कोटकपूरा कांड को, उसका डेरे से कनेक्शन नहीं। तो डेरे का स्टैंड तो पूछा ही नहीं गया उसमें, कभी इन्वेस्टिगेशन में डेरा वो आए नहीं, गुरुजी से पूछताछ नहीं की, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। और वो तो पुलिस का मामला है, वो उसमें डेरे का कोई रोल नहीं है वहां पे गोली चलाने में या कुछ में। जी। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? मोड़ ਕਹਿੰਦੇ मंडी ਗੱਡੀ बॉम्ब, हाँ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ। मोड़ मंडी बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में हमें सुनने में आया कि उसमें गाड़ी इस्तेमाल हुई, वो गाड़ी डेरा की वर्कशॉप में तैयार हुई, ये सब कुछ हुआ। कुछ हद तक मैंने भी पड़ताल की, कुछ हद तक जो लोग ज़्यादा जानते हैं, मोड़ के लोगों से भी मैंने मिलने की कोशिश की। मैं गया था कि जानकारी कुछ मुझे, मेरे साथ एक और है पंजाब पुलिस के लोग हैं, दोस्त है मेरे, तो वो गए थे, मैं नहीं गया था, मुझे बाद में ले जाया गया। वो गए कहते, लेकिन वो लोग खुल के सामने नहीं आते। गुरजीत सिंह पातड़ा नाम का कोई व्यक्ति है, तो जो इसमें एक्टिविस्ट है, उनसे भी मैंने संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने कहा अभी आप हमें परेशान ना करो, अभी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मैंने उनको ये कहा था कि जो आप एडवोकेट कर रहे हैं महेंद्र सिंह जोशी, भी एडवोकेट डेरा के पुराने एडवोकेट रहे हैं और ये आपको कभी कंक्लूजन पे लेकर नहीं जाएंगे। भी अगर आप इनका साथ छोड़ते हैं तो हम आपकी मदद करके ये सारा केस सुलझा सकते हैं, वकील आप कोई भी कर लें। लेकिन क्योंकि मैं भी महेंद्र सिंह जोशी से मिला हूँ और मुझे मालूम है कि वो कितने बायस्ड हैं इस मामले में, और मैंने उनको ये कहा था, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके अलावा जो बात आती है कि उसमें गाड़ी इस्तेमाल हुई, वर्कशॉप में इस्तेमाल हुई, तो एक जो मैकेनिक था जिसकी गवाही हुई है, तो मैंने उस मैकेनिक से अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई, तो मैंने मज़ाक में पूछ लिया था, भई आपका नाम इसमें आता है केस में? तो उन्होंने बोला भी गाड़ी तैयार हुई है। उन्होंने इसको कहा कि डेरे की वर्कशॉप में गाड़ी तैयार हुई है, और ये बयान वो कोर्ट में दे चुके हैं, वहाँ पे एसआईटी को ये बयान दे चुके हैं। इसका मतलब अगर वो लोकल आदमी हमें मिलके बोल रहा है गाड़ी, तो इट मीन्स तैयार हुई है। अब तैयार हुई है तो नो डाउट कहीं न कहीं कनेक्शन तो जुड़ेगा ही। डेरा की वर्कशॉप में अगर गाड़ी तैयार होती है, अब वो कनेक्शन जुड़ता है 3 लोगों के साथ। अब वो तो 3 लोग भी फरार हैं, वो 3 लोग भी फरार हैं, वो भी कभी जाँच में पेश नहीं हो रहे या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ਇਹ क्या ਨਾਲ है कि ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ उसमें ਕਰ। अमरीक का नाम आता है जी, एक अवतार सिंह आता है, एक काला, ऐसा कुछ नाम है। एग्ज़ैक्ट नाम मुझे अमरीक का तो मालूम है, अवतार और एक काला। एक्चुअल नाम क्या है इनके पता नहीं, निकनेम से जैसे हम यहाँ तो जानते हैं। तो ये लोग हैं जो डेरा के वर्कशॉप चलाते थे। अब ये कहाँ है, क्योंकि हमने इस पे कभी पड़ताल नहीं की, कोई साथ नहीं आया इसमें। हमने तो गुरजीत सिंह पातड़ा को कहा था, लेकिन मोड़ के लोगों से भी मिलने की कोशिश की थी, जो पीड़ित लोग हैं। भी आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो साथ खड़े, फिर तो हम आपकी मदद करें। अकेले हम कहाँ जाएँ, किससे मिलें? हम कौन से ऑफिसर के पास कैसे जाके मिले, किससे मदद माँगे? भी अगर आपका केस है, हमें बड़ा दुःख है, क्योंकि उसमें डेरा के सत्संगी जो सेवादार हैं, उनके बच्चे भी जल गए थे। सबसे ज़्यादा जो एक डेरा का प्रेमी का, डेरे का बड़ा सेवादार है, उसका खुद का पोता जिंदा जल गया था। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैं, बच्चे तो किसी के दुश्मन नहीं होते। और ਇਸ ਨਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ देखो, ਰਿਹਾ, ਕਨੈਕਟ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਫਿਰ?
आप ऐसा जी समझिए, डेरा एक बहुत बड़ा अंपायर है जिसमें लगभग 5-6 करोड़ लोग उनके सत्संगी अनुयायी है ऑल ओवर वर्ल्ड। डेरा में रोजाना हजारों लोग आते हैं, हजारों जाते हैं, सैकड़ों लोग उनसे मिलते हैं। एक अपने आप में एक, कह लो अपनी तरह की एक कंट्री है, अपनी तरह का उनका नियम है, नियमावली, एक देश है। जैसे हम कह देते हैं कि मान लो प्रधानमंत्री कार्यालय में 1000 आदमी, 2000, 5000 आदमी काम कर रहे हैं, उसमें से एक कर्मचारी गलत काम कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री की सहमति में हो रहा है हर एक काम। और ये है कि जब गलत हो जाता है तो प्रधानमंत्री तक वो जानकारी जरूर पहुंचती है भी हाँ जी मेरे कार्यालय में कुछ गलत हो गया है। इसी तरह जब गलत हो गया, ऐसा नहीं है कि जानकारी वहां तक पहुंची नहीं, पहुंची, लेकिन कोई ऑफिसर नहीं पहुंचा वहां तक भी हमारे गुरुजी को बोले भी हमारी मदद करो ना इस केस में। अगर आपके डेरे में हुआ है तो ऑफिसर क्यों नहीं पहुंचता या उन्हें पहुंचने दिया नहीं जाता, दोनों में फर्क है ना। भी अपने आप नहीं पहुंच रहे या कोई पहुंचने दे नहीं रहा, कोई भी तरीका, गुरुजी तो कभी जांच से मना नहीं करते हैं। इवन छोटे से छोटा पुलिसकर्मी भी जब जांच में आया, इवन चेक्स इंस्पेक्टर लेवल का व्यक्ति भी आया, उनसे भी उन्होंने जांच में साथ दिया। मैं खुद एक जगह था मौजूद, जयपुर से एक इंस्पेक्टर आया था, वो खुद उठ के आए जांच में जयपुर से। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कोई ऑफिसर आया ही नहीं उनसे पूछने। और आपको नहीं लगता हो सकता है भी उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, कहीं वो सच ना बता दें कि हमारी जानकारी में तो हमारे सेवादारों ने ये बात बताई है। हो सकता है भी वो कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो जाए, इसलिए उन तक किसी को पहुंचने नहीं दिया जाता। ਡਾਕਟਰ ऑफिसर ਮੋਹਿਤ, नहीं। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ देखो, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ सही ਆ? नहीं, मैं आप बताता हूँ आपको रेप केस का क्या है। गुमनाम चिट्ठी है, आपको पता है कि गुमनाम कोई शिकायत नहीं होती है कानून में, शिकायत कोई ना कोई व्यक्ति करता है। ਉਹ अब ਤਾਂ ਡਰ जिसने वो ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ आज ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ज- ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ। देखिए, पत्रकार का की हत्या चिट्ठी आने के बाद हुई है, पहले नहीं हुई। चिट्ठी लिखने से पहले कोई ऐसा वारदात नहीं थी जिसकी वजह से डरो। अगर मान लीजिए चिट्ठी लिखी, किसी ने भी लिखी, वो डार्क वेब ले लो, आप जिसे भी ले लो, किसी ने भी चिट्ठी लिखी, एटलीस्ट सीबीआई को, कोर्ट को तो बताया जाएगा ना भी ये विक्टिम है। अगर बाहर पब्लिक में नहीं मालूम है तो आज तक तो चिट्ठी लिखने वाली लड़की मिली ही नहीं। वो जिंदा है या मर गई या उसका स्टेटमेंट है, वो कोर्ट में कहीं नहीं है। तो जब ਨਹੀਂ, विक्टिम ही नहीं है, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤ मैं ਨੂੰ ਜਾ बता ਕੇ। मैं बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ स्टेटमेंट किसने दिया वो भी बताते हैं। अब चिट्ठी लिखी एक डेरा में रहने वाली साध्वी ने, चिट्ठी के मुताबिक डेरा के अंदर एक साध्वी रह रही है, उसने चिट्ठी लिखी। और वो चिट्ठी लिखने वाले को ना तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन में ढूंढने की कोशिश की, ना वो ढूंढी गई, ना वो आज तक मिली है। इसका मतलब चिट्ठी के कोई मायने कोर्ट में नहीं है। अब आता है कि गवाही किसने दी। दो लड़कियां जो डेरा छोड़ चुकी थी, दो लड़कियां जो चिट्ठी लिखने से पहले डेरा छोड़ चुकी थी, उन्होंने गवाही दी है कि हमारे साथ गलत हुआ। तो असली वारदात तो उन दो लड़कियों के साथ हुई, चिट्ठी वाली वारदात की तो कोई वैल्यू रह नहीं गई जब वो लड़की मिली नहीं। अब जो दो लड़कियों के साथ जो वारदात हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में सीबीआई ने दी नहीं। उन्होंने दी चिट्ठी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, क्योंकि उनकी तो कंप्लेंट थी ही नहीं, उन्होंने कंप्लेंट ही नहीं दर्ज करवाई। उन्होंने सिर्फ बयान दिया कि हमारे साथ गलत हुआ। कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसकी कोई डिटेल कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है। सिर्फ इतनी डिटेल है कि उनके साथ रेप हुआ, बस। उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है नहीं। असली में अगर वारदात जिनके साथ हुई उसकी जांच रिपोर्ट है नहीं, और जिसने चिट्ठी लिखी वो मिली नहीं। ये क्या है कि डेरा के अपने, अब तो हमें समझ आ गया है कि डेरा के अपने एडवोकेट सीबीआई के साथ कोलैबोरेट करके इस केस को जानबूझ के उलझाए रखना चाहते हैं। क्योंकि होता ये है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के पास जब पहुंच जाते हैं तो क्या ना कि कहते हैं दबाव बना रहना चाहिए। उस दबाव में जो पैसे के उगाही का तंत्र चलता है ना, कि पैसा जितना निकाल लो इस सिस्टम से उतना है, क्योंकि इनको कौन सा मालूम है, ये तो धर्म कर्म वाले लोग हैं, इनको कानून जैसा हम समझा देंगे तो वैसा है। उस सब में आप देखिए जो भी इस लोग इस पूरे दरमियान वकील रहे या इसमें जो डेरे की तरफ से जो इसकी पैरवी करते रहे, वो सभी लोग बिना किसी तरह मतलब मेहनत किए करोड़पति अरबपति बनते चले गए। वो क्यों बनते चले गए, और डेरा वहीं का वहीं है। असल में अब वो कहते हो डेरा ने पैसा कमाया, गुरुजी ने तो कोई पैसा ही नहीं कमाया, उन्होंने अपना घर तक दान कर दिया। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। देखो खट्टा सिंह अगर सच बोल रहा है, आप अगर खट्टा सिंह को सच मान भी ले, आप एक चीज का अंदाजा लगाएं कि एक तरफ कहा जाता है भी चीफ मिनिस्टर तक कंप्रोमाइज हो जाता है डेरे के केस में आके। ये कहा जाता है भी चीफ मिनिस्टर, सरकारें पूरा साथ देती हैं,
आदमी कहीं भी छुपाओ, इवन नाभा की हाई सिक्योरिटी जेल में महेंद्रपाल बिट्टू जैसा व्यक्ति भी मारा जाता है, जिसमें जिसमें डेरा की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपको लगता है कि अगर डेरा वास्तव में खट्टा सिंह का दुश्मन होता तो खट्टा सिंह, या वास्तव में डेरे की मैनेजमेंट खट्टा सिंह की दुश्मन हो तो वो खट्टा सिंह को छोड़ देती? इतना जब तंत्र चल सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि 2 कांस्टेबल जब इतनी हाई सिक्योरिटी जेल में वो वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तो कहीं भी हो सकता है अगर डेरे के लोग चाहें तो। लेकिन क्या हुआ है, असल में क्या है, ये एक तरीका है, भी दुश्मन भी हम ही है, दोस्त भी हम ही है। यही चीज अगर आप पंजाब की सियासत में भी देखेंगे, आप ज्यादा बेटर मीडिया के लोग समझते हैं, भी एक तरफ तो एक ही एक तरफ एक पॉलिटिशियन पे इल्जाम लगता है भी ये सिखों को परेशान कर रहा है, उसी का दूसरा चेहरा आता है भी ये सिखों का मसीहा भी बन के खड़ा है। तो ये क्या, यही तरीका है, डेरे की मैनेजमेंट का एक हिस्सा खट्टा सिंह रहा, एक तरफ से खट्टा सिंह ही परेशान करता है, उसी के साथ ही उसका मतलब बचाव करते हैं। आज जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेरे की मैनेजमेंट के बारे में बोला, तो खट्टा सिंह डेरे की मैनेजमेंट के बचाव में मीडिया में उतर आता है। तो क्यों? अगर इतना बड़ा अंपायर, इतना बड़ा अगर क्राइम का प्रोसेस है, तो एक आदमी अकेला तो नहीं कर रहा है, पूरी टीम के साथ कर रहा होगा। और उस टीम में खट्टा सिंह सिर्फ और सिर्फ चीफ के ऊपर इल्जाम क्यों लगाता है? वो चीफ की नीचे की टीम को क्यों नहीं बोलता है टीम में ये लोग इन्वॉल्व हैं? इसलिए क्योंकि वो टीम उन्हीं में से एक है। ये क्या है, ये डेरा के लोगों के लिए एक सिस्टम है कि एक तरफ से आपको परेशान किया जा रहा है और एक तरफ से आपके ऊपर मरहम लगाया जा रहा है। उस दोनों में आप, ताकि आपको लगे कि परेशानी देने वाले बंदे को काउंटर करने के लिए पैसा चाहिए, पावर चाहिए, और वो पावर पब्लिक की सपोर्ट से आपको मिलती रहे। ये एक बैलेंस है, पॉलिटिकल सिस्टम है। अब आप देखेंगे भी किसी भी धार्मिक मामले में, मान लो क्या कोई एमएलए बनना पसंद नहीं करता, लेकिन एसजीपीसी का प्रधान बनना पसंद करता है, कि उसे एसजीपीसी का प्रधान बनना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है चलो वो धार्मिक एंगल भी हो, लेकिन अगर दुनियावी तौर पर देखें तो एक पावर भी है। धार्मिक धार्मिक टाइम पे लोग अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, बिना शर्त के, धार्मिक ਮੈਨੂੰ एंगल। ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਨੇ। जी, हनीप्रीत का क्या है, 2009 या 10 में हनीप्रीत का अपने हस्बैंड से झगड़ा हुआ था, और झगड़ा होने के बाद कहते हैं भी उसको वो घर से निकाल दिया गया, जो भी ऐसा सुनने में आता है। और उसके बाद क्योंकि वो गुरुजी का जहाँ निवास स्थान था उसके बाहर वो चली आई सड़क पे, तो किसी ने जानकारी दी, जो उनकी फैमिली थी गुरुजी की, जो हनीप्रीत की जो इन लॉज ससुराल वाली फैमिली थी, वो गुरुजी के बहुत क्लोज थी सेवादारों में। तो गुरुजी ने कहा क्या, उस लड़की को उठा के बोला भी अगर इसको परेशान ना करो, भी वो उनका आपसी झगड़ा था, चलो कहते हैं हम इसको अपनी बेटी बना लेते हैं, भी फिर तो आपको ठीक रहेगा। तो उन्होंने अपनी बेटी बना लिया, भी हमारी बेटी की तरह हम रखते हैं, भी आप इतने पुराने डेरा की 40-40 साल से सेवा कर रहे हैं, अपनी बेटी बना लिया। लेकिन क्या, वो डिस्प्यूट उनका बढ़ता चला गया और एक स्टेज के बाद वो डिवोर्स तक आ गया, वो उनका तलाक हो गया, वो फैमिली अलग हो गई। और हनीप्रीत को लेके क्या है कि डेरे की मैनेजमेंट ने जबरन, ये मेरे सामने घटना हुई है तो मैं बता रहा हूँ, डेरे की सारी संगत बैठी थी, काफी लोग, लाखों लोग थे। उस टाइम गुरुजी को इंसिस्ट किया, मतलब उनको प्रेशराइज किया भी आप इसको अपनी सेवा में अपने साथ रख लो। गुरुजी मना कर रहे थे भी हम नहीं रखना चाहते, लेकिन जबरदस्ती कहा गया। तो गुरुजी कहने लगे भी अगर संगत चाहती है तो हम रख लेते हैं। फिर गुरुजी ने कहा ठीक है, हम इसको साध्वी बना के रखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं रखेंगे। और जब कहा भी साध्वी बना लेते हैं, तो फिर वहां से जोर दिया गया कि जी साध्वी तो रख लो, लेकिन ये डिजाइनर कपड़े पहन सके, ये इसको इजाजत दे दो। गुरुजी बोले ये तो फिर साध्वी का नियम ही नहीं है, भी अगर आप डिजाइनर कपड़े पहने तो आप साधु वाले रास्ते पे तो चलेंगे ही नहीं। लेकिन क्या है कि वो पब्लिक से जोर दिलवाया गया। अब उस टाइम गुरुजी क्लियर कह रहे थे भी हमें लगता है कि ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਮੇਨ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ? हाँ, उस टाइम जगजीत सिंह का ही नाम ज्यादा आता है। जगजीत सिंह माइक पे बोल रहा था, जो पब्लिक को उकसा रहा था कि गुरुजी अपना ख्याल नहीं रखते, उनको केयर टेकर की जरूरत है, उनको केयर टेकर मिलना चाहिए, क्यों ना उनकी अपनी बेटी केयर टेकर बन जाए। मतलब इस तरह से भावना, पब्लिक की भावना तो थी भी गुरुजी का ख्याल कोई रखे, अगर कोई ये आता है सामने भी गुरुजी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, उनकी सेवा में कोई नहीं है। इस तरह से पब्लिक को तो वहां इमोशनलाइज कर लिया गया। उसके बाद गुरुजी ने उस लड़की को काम सिखाया, कैमरा चलाना सिखाया, सब कुछ चलाया भी, चलो उसको कलाकारी में इंटरेस्ट था, उसको मूवी बनाने का प्लेटफॉर्म दे दिया, सब कुछ दे दिया, बहुत कुछ, इतना कुछ सिखा दिया भी ताकि वो अपने आप काम कर सके। लेकिन उसके बाद क्या है कि इंटरनल क्या पॉलिटिक्स चलती थी हमें नहीं मालूम। हमें तब समझ में आता है जब हनीप्रीत के नाम से, जब हनीप्रीत को उनके निवास स्थान पे रखा गया 2015 में। लेकिन क्या होता है, जब कोर्ट का रिकॉर्ड हम देखते हैं तो कोर्ट के रिकॉर्ड में हनीप्रीत को 2009 से दिखाया जा रहा है। इसका मतलब 2009 में उसके अपने पति से झगड़ा करके सड़क पे आना, गुरुजी के पास उसकी खबर पहुंचाना और उसको वहां प्लांट कराना एक
षड्यंत्र था, क्योंकि 2015 में जब वो रहने आई गुरुजी के निवास स्थान के साइड में कमरा दिया गया, तो 2009 से कोर्ट के रिकॉर्ड पे कैसे आ गई ये बात? तो इसका मतलब ये प्लान के तहत हनीप्रीत को वहां प्लांट किया गया था, और उसके बाद जब समझ में ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਲੋਕ ਇਸ तो ਪਲਾਨ ਦੇ जब ਵਿੱਚ। ये एक्सपोज कब हुआ? ये एक्सपोज हुआ 25 अगस्त 2017 को, जब हनीप्रीत की तरफ से एक सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिए गए। उससे पहले कहीं एक्सपोज नहीं हुआ। 25 अगस्त 2017 को गुरुजी की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में डॉक्यूमेंट दिए गए। उसके बाद गुरुजी का वर्जन पब्लिक में नहीं आया। ये पता तभी लगा जब वो डॉक्यूमेंट सारे कोर्ट में आए। 2009 से 2017 तक जो डॉक्यूमेंट तैयार होते चले गए, वो डॉक्यूमेंट 2017 में आए, उसके बाद गुरुजी का वर्जन नहीं आया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते भी उनको पता था और उन्होंने दिया नहीं स्टेटमेंट, लेकिन वो फिर भी पब्लिक में ये बात स्पष्ट तौर पे कहते थे भी हम अपने अलावा अपनी माता की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की गारंटी नहीं लेते। अगर वो आपको कोई भी काम करने को कहते हैं तो उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। ये बात वो क्लियर एक बार नहीं 85 बार उन्होंने सत्संगों में कही है। लेकिन क्या है कि अब लोग मान लेते हैं क्योंकि करीब रहते हैं कि चलो जी गुरुजी कह रहे हैं तो उन्हीं की बात कहते होंगे। आज वही सिचुएशन है कि जो बात वो कहते हैं, मतलब जो डेरे की मैनेजमेंट या हनीप्रीत कह देती है, वो मान लिया जाता है भी सुनारिया से आदेश आ रहा है, जबकि वो खुद अब वो किस तरह से वो आप बेटर समझते हैं भी कैसे ऐसे आदेशों का मिसयूज हो सकता है और कैसे यूज हो सकता है। ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हरियाणा सरकार को 2014 में डेरा ने समर्थन दिया बीजेपी पार्टी को भी ओपन तौर पे समर्थन दिया, कोई वो नहीं है। उस दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद थी कि बीजेपी डेरा के जो अच्छे काम है वो चलाएगी, और उसका रिजल्ट आया भी। जब बीजेपी को समर्थन दिया उसके बाद बीजेपी ने 2014 के बाद जो डेरे का सफाई अभियान था उसको स्वच्छ भारत अभियान नेशनल बना के लॉन्च किया। उसके बाद जो डेरे का भ्रूण हत्या का 2002 से कैंपेन चल रहा था, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया राष्ट्रीय तौर पे। उसके बाद अभी नशा मुक्ति अभियान जो डेरे का चलता था, तो फिलहाल आज 172 जिले पूरे इंडिया में चयनित है जिनके अंदर ड्रग फ्री कैंपेन मतलब चलता है इंडियन गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने डेरे की पॉलिसीज को उठाया नहीं। अगर हो सकता है भी डेरे की मैनेजमेंट ने या डेरे के लोगों ने डील की हो भी हम आपको समर्थन देंगे लेकिन आप हमारे डेरे के भलाई काम उठाओ, और उसमें सरकार ने उठाए भी। अब करना तो अधिकारियों ने काम था, अगर वो आउटपुट नहीं आया उसका उतना, ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है। इसमें डेरा के साथ तो यही था कि डेरे के भलाई काम को उठाया गया, और इसमें कोई समर्थन देना गलत नहीं है। अगर हमारी कोई चीजें मान रहा है भी हमारे डेरे की पॉलिसी कोई सरकार अपना रही है तो हम तो समर्थन देंगे, ये एक समर्थन है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ राम रहीम ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ नीचों तय ਹੁੰਦਾ ਸੀ सारा कुछ? एक्चुअली डेरे गुरुजी की तरफ से कभी कोई संदेश नहीं आता था राजनीतिक तौर पे किसको वोट दो किसको ना दो, उनकी तरफ से कभी नहीं आता था। लेकिन क्या है कि अगर एक आदमी कल को डिसीजन ले ले, मान लो डेरे की किसी पोस्ट पे बैठा व्यक्ति डिसीजन ले ले भी इसको वोट दो, और वो उल्टा पड़ जाए, इसलिए वो अपने बचाव में ये क्लेम कर देते हैं भी डेरे भी गुरुजी ने कहा है। पंजाब की सियासत में क्या है, ज्यादातर 2012 में जब इलेक्शन हुआ, क्योंकि उससे पहले का मुझे मालूम नहीं है, 2012 में जब इलेक्शन हुआ तो डेरा ने प्लान किया था, जो मुझे जानकारी है, भी कांग्रेस को वोट देने का। लेकिन क्या होता है कि रातों रात वही जगजीत सिंह इसमें ज्यादा इन्वॉल्व आता है। जगजीत सिंह और एक लेडी है गुरचरण कौर, वो जानबूझ के रातों रात एक रात पहले वोटिंग से डेरे की संगत में मैसेज दे देते हैं भी गुरुजी ने आदेश किया है भी इन सीटों पे अकाली दल को वोट करना है, तो वो समीकरण रातों रात बिगड़ जाते हैं या बदल जाते हैं। ये जो सुनने में आता है, एक्चुअल है या नहीं है मैं जानकारी नहीं, लेकिन जो लोग पंजाब के बताते हैं 2017 में भी ये मसला, क्योंकि 2007 में अकाली दल की गवर्नमेंट ने ही हमारे गुरुजी को बैन किया था, इसलिए 2012 में हमारी संगत अकाली दल के समर्थन में नहीं थी। लेकिन जब गुरुजी का नाम लेके आदेश दे दिया जाता है, तब एक रात के अंदर ना तो गुरुजी से वेरीफाई हो सकती है कोई चीज, और जिस तरह से दिया जाता है, इतने इन्फ्लुएंस से दिया जाता है कि लोगों को लगता है भी आया होगा तभी डेरा के प्रबंधक बोल रहे हैं, तो वो मान भी लेते हैं। 2017 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन 2017 तक लोग अक चुके थे। लोग, एक वैसी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है, दूसरा लोग समझ चुके थे भी नहीं ये हमें झूठ बोल रहे हैं। गुरुजी जब स्टेज से बोल रहे हैं भी हमारा कोई ऐसा
मसला नहीं है, हम कभी आदेश नहीं देते किसको वोट दो किसको ना दो, क्योंकि संत का कोई पराया या अपना नहीं होता, उसके लिए सारे अपने हैं, वो कभी ये भेदभाव नहीं करते। लेकिन क्या पब्लिक को धीरे धीरे समझ आ गई थी कि 2017 में डेरे की संगत ने उतना डेरे के जो वो थे प्रबंधक थे उनका कहना नहीं माना। 2017 के बाद फिर क्या हुआ, फिर डेरे को क्राइसिस में दिखा के इमोशनली दोबारा डेरे के फॉलोवर्स को कनेक्ट कर लिया, ताकि अब हमारे हिसाब से चलोगे तो गुरुजी को जेल में बेनिफिट मिलेगा या केसों में बेनिफिट मिलेगा। तो पब्लिक दोबारा उनके हिसाब से फिर से संगत डेरे की जो है वो चलने लग गई। ये सारी चीजें होती रही हैं और अब भी अब फिलहाल क्योंकि जब हमने कैंपेन रेज कर दिया बराबर, अब शायद कुछ लोग समझने लगे हैं कि नहीं ये चीज पॉलिटिकल है, जबकि गुरुजी का इससे कोई वास्ता नहीं है। पर क्या है कि प्रोपेगेंडा एक आदमी अपने आप को बचाने के लिए ऐसे ही प्रोजेक्ट करता है कि हर काम गुरुजी के आदेश से हो रहा है, और उससे फायदा ये होता है कि मैनेजमेंट का कोई भी आदमी अगर गलती करे तो वो सारी गलती का ठीकरा गुरुजी के सिर पर फूट जाता है, और गुरुजी का पक्ष लेने के लिए ना तो पुलिस वाला वहां पहुंच पाता है, ना कोई अधिकारी पहुंचता है, और ना कोई सरकार। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਜ ਨਾ ਡਿਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ इस ਉੱਪਰੋਂ, सबसे ਤਾਂ ही सारा कुछ ਹੁੰਦਾ। इस सबसे गुरुजी को बेनिफिट क्या होगा आप ये बताएं। हम एक संस्था के प्रमुख हैं, वो चाह रहे हैं मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। कोई भी संस्था का प्रमुख है वो यही चाहते हैं। वो क्यों चाहेंगे भी एक कम्युनिटी मेरी दुश्मन बन जाए, एक कम्युनिटी मुझसे अलग हो जाए, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो टूट जाएं भी। कोई भी संस्था का प्रमुख, किस छोटी से बड़ी कोई संस्था हो, वो क्यों चाहेंगे। लेकिन नीचे का व्यक्ति क्या होता है, जब उसको पता है भी चीफ को अगर मैं बदनाम होगा चीफ, तो हमारे लिए पोजीशन रास्ता क्लियर होगा, हम उस चीफ को दबाव में रखेंगे तो चीफ हमारे अनुसार चलेगा। ये किसी भी संस्था में ले लो, आप अपना कोई चैनल चलाएं, आपका रिपोर्टर ऐसा नहीं कि 100% आपके हिसाब से काम करने लगेगा, तो एक स्टेज पर जाके कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट आएगा, क्योंकि उसको भी चाहिए कि मुझे प्रोग्रेस करनी है, और वो आपके अनुसार हमेशा आपके चैनल को अपना नहीं समझेगा। उसे पता है भी एक टाइम के बाद मुझे अपना चैनल बनाना है, उस हिसाब से वो काम करता है। हर संस्था में ये चलता है। अगर ऐसा है तो कोई भी एक ऑफिसर आके, कोई भी सरकारी अधिकारी ये बोले कि मैं पड़ताल करना चाहता था, गुरुजी ने मेरे साथ में सहयोग नहीं किया। इवन कोर्ट के रिकॉर्ड में 6 साल वो रंजीत मर्डर केस और छत्रपति मर्डर केस में पेशियां भुगतते रहे, तब जब उनके खिलाफ ना तो सबूत था ना गवाह था, और कानूनन वो कोर्ट में नहीं, उनको जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो 6 साल फिर भी कोर्ट में जाते रहे, क्योंकि उनके वकीलों ने बोला जी आपको जाना पड़ेगा। वो जाते रहे, वो तो कभी मना नहीं करते। एक ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਛਤਰਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਣ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, सबूत खत्म करने की कोशिश होती है। लास्ट टाइम अभी कल रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में मैंने क्लियर किया है क्या कि छत्रपति हत्याकांड में टेक्निकली अगर आप देखते हैं छत्रपति को 4 गोलियां लगी थी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में सिर्फ 2 गोलियां पेश की, 2 गोलियों का रिकॉर्ड गायब कर दिया। अगर खट्टा सिंह की बात को सच मान लें तो साजिशकर्ता में सिर्फ 5 लोगों को यह जानकारी थी कि छत्रपति को कब कहां कैसे मारा जाएगा। उस 5 में से 2 ने गोली चलाई, तीसरे ने अपनी बंदूक प्रोवाइड करवाई, चौथे थे गुरुजी और 5वां था खट्टा सिंह। खट्टा सिंह अपने आप को डेरे का प्रबंधक बोलता है। अब आप ये बताएं कि अगर 5वां आदमी सिर्फ और सिर्फ खट्टा सिंह है, जिसे जानकारी थी भी छत्रपति को कब कहां मारा जाएगा, और कोर्ट के रिकॉर्ड में 2 गोलियां पेश नहीं की जाती, तो क्या ये शक पैदा नहीं होता कि बाकी की 2 गोलियां खट्टा सिंह ने चलाई होंगी? और कौन है जिसने वो 2 गोलियां चलाई और सीबीआई वो 2 गोलियां रिकॉर्ड से गायब कर देती है? क्यों गायब करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि उसका पोस्टमार्टम डेरे में तो नहीं हुआ, एम्स में हुआ था, उसका इलाज सरकारी अस्पताल में हुआ। जिस सरकार ने केस बनाया वो सरकार डेरे के खिलाफ थी। तो फिर ऐसा क्या था कि वो 2 गोलियों का रिकॉर्ड सीबीआई को गायब करना पड़ा? अगर डेरा का प्रबंधक, आप डेरे, कोई भी आपके चैनल है, आपके चैनल के एडिटर इन चीफ अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहे हैं, और रिपोर्टर सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट नीचे के अलावा नीचे डायरेक्ट कोई रिपोर्टर है, अगर सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट की बीच में सहमति होती है भी मैं इसका सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हूं और मेरा नीचे स्टिंगर काम कर रहा है, तो क्या सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट का रोल खत्म कर दिया जाए बीच में से? नहीं होगा। इसी तरह जब डेरे का प्रबंधक खट्टा सिंह खुद था और उसके नीचे के रैंक पर निर्मल, कृष्ण और ये कुलदीप काम कर रहे हैं, तो खट्टा सिंह चशमदीद गवाह नहीं होगा, वो सरकारी गवाह होगा, क्योंकि साजिश में वो भी शामिल है। लेकिन सीबीआई ने उसको चशमदीद गवाह बना लिया ताकि उनका केस मजबूत हो जाए।
जबकि वास्तव में और हो सकता है भी खट्टा सिंह द्वारा चलाई गई 2 गोलियों को रिकॉर्ड से उन्होंने गायब इसीलिए किया हो कि चशमदीद गवाह होगा तो केस बनाना आसान होगा, सरकारी गवाह बनाएंगे तो खट्टा सिंह खुद फंसेगा, तो हो सकता है बयान से मुकर जाए। हो सकता है बिल्कुल। 2012 में ये मसला आ गया हो और उस टाइम वो मुकर गया। जब वो मुकर गया तो डेरा हमारे गुरुजी को डिस्चार्ज कर देना चाहिए था। जब वो मुकर ही गया था तो क्यों नहीं कोर्ट ने डिस्चार्ज किया? इसका मतलब क्या कि उनके अपने वकील उनको धोखा दे रहे थे। और क्या इंतजार करेंगे 6 साल कि खट्टा सिंह दोबारा आएगा तब तक कोर्ट में उनको बताना नहीं है कि आपके ऊपर तो चार्ज ही नहीं है। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਏ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ? जी, जी, हमने क्या किया है, मैंने 2019 में एक पिटीशन फाइल की थी। उस टाइम मुझे ये था कि ये सारा प्लान गुरुजी को मार के डेरा हथियाने का है और मुझे इस चीज़ के सबूत भी मिले और मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट मैंने पिटीशन फाइल की थी 2019 में, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने सारी जाँच करवाई। उसमें जाँच में उतना नहीं मिल पाया कुछ, तो उसके बाद वो रिट कैंसल हो गई, खत्म हो गई, डिस्पोज़ हो गई। उसके बाद हमने केस स्टडी किया क्योंकि हम केस में डायरेक्ट पार्टी नहीं है। इसलिए इस केस को हम डायरेक्ट जाके प्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर हमने स्टडी किया, हमारे लोगों ने माना भी इस केस की वजह से कोई भी आदमी हम पे इल्ज़ाम लगा देता है, अभी तुम्हें माफ़ी मिली कि नहीं मिली, तुम गुफ़ा में गए थे, तो ये सारे इल्ज़ाम लगते हैं। तो इसको लेके डेरा के लोगों ने लगभग 65-100 लोगों ने 6500 लोगों ने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप बनाने के बाद 4 लोगों ने उनकी तरफ से एक पीआईएल हाई कोर्ट में फाइल की थी फरवरी 2021 में, जिसकी सुनवाई आज होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से ये 13 अगस्त को टल गई है। आज इस 1 हफ्ते की सुनवाई आज होनी थी 26 अप्रैल को संयोग से, लेकिन वो 13 अगस्त को टल गई है। ये पीआईएल हमारी रिकॉर्ड पे है। उसके बाद जैसे-जैसे हम, क्योंकि डेरा की मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोर्ट के डॉक्यूमेंट डायरेक्ट हमें थर्ड पार्टी को मिलते नहीं है। जैसे-जैसे करके हम वो डॉक्यूमेंट अरेंज कर रहे हैं, जैसे अभी ये प्रदीप क्लियर के हमने सारे सबूत जुटाए, ये तो हम पे हमला होने लगा हमारे लोगों पे, तो हमें मीडिया में देना पड़ा, अभी नहीं तो हम बाकी सारे डिटेल निकाल लेते कि अब हमला ना हो जाए, क्योंकि यूथ वेलफेयर फेडरेशन के लोगों ने हमला कर दिया, तब हमें लगा भी दोबारा हमला हो जाएगा, इससे पहले जितना इकट्ठा किया ये तो एटलीस्ट मीडिया में दे दें, क्योंकि हम पार्टी नहीं है, तो पुलिस को कहाँ से दें? लेकिन क्या है कि संजीव झा हमारे जो लीड करते हैं हमें इस कैंपेन में, उन्होंने कहा है कि वो पंजाब लॉकडाउन दिल्ली में है, जैसे ही लॉकडाउन वहाँ से खुलता है, तो वो पंजाब पुलिस के अधिकारियों से मिलके सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें हैंडओवर करेंगे। और अभी मेरी से सुबह उनसे बात हुई है, मैंने उनको बोला है भी हो सकता है वो ईमेल के ज़रिए सारे डॉक्यूमेंट्स पंजाब पुलिस को दे दें। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो मीडिया रिपोर्ट्स को जोड़ के ही है, और आप कहेंगे तो आपको भी वो मैं डॉक्यूमेंट 60-70 पेज का डॉक्यूमेंट है, मैं आपको भिजवा दूँगा, जो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे हमने बनाया है। इससे ज़्यादा जो जानकारी जैसे-जैसे हमें मिल रही है, ऐसे कुछ जानकारियाँ मुझे मिली हैं, मैंने ऑफ़िशियली प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, हरियाणा सरकार को उपलब्ध कराई है। बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरी तरफ से, डेरे के लोगों की तरफ से फाइल हो चुकी हैं। इवन 2010 में जो बसें जलाई गई थी, उसको लेके भी कंप्लेंट हरियाणा डीजीपी को पिछले 2 महीने पहले दोबारा फाइल हुई है, भी वो आपने केस को ढंग से जाँच नहीं की। वो केस भी उन्होंने डेरे के लोगों को जैसे-जैसे पता चल रहा है, वो पुलिस को अप्रोच कर रहे हैं। पर आपके सामने है, भी जब डीजीपी रैंक का ऑफिसर रातों-रात एक आदमी को निकाल दे, मतलब उसको एक निर्दोष आदमी से बदल दे, तो किस लेवल की मैनेजमेंट होती है, उस लेवल में क्या पुलिस कित हद तक हमारी कब सुनेगी? ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ? जो कुछ ਤੁਸੀਂ कर रहे हो ਉਹਨੂੰ ਜਾਣकारी मतलब देखिए, कि मिल? हमारा हर एक कैंपेन की सारी बातचीत फेथ वर्सेस वर्डिक्ट एक पेज है फेसबुक पेज, उसके ऊपर ओपनली लिखी जाती है, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जाती है। पब्लिक डोमेन में सब कुछ है, हज़ारों लोग उसे सुनते हैं, हज़ारों लोग आगे बताते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हनीप्रीत को इसकी जानकारी नहीं है। हमने बहुत कोशिश की कि डेरा मैनेजमेंट ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ जी, ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? जब जब तक हनीप्रीत जेल में थी, मैं खुद हनीप्रीत के पक्ष में प्रचार करता था। मैं खुद उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए उनको गुरुजी से मिलवाया जाए। मैं खुद गृह मंत्री अनिल विज के पास गया कि इनको मिलवा दो जी, हमारे डेरे की मेन लेडी है, मिलवा, हो सकता है हमारे केसों में हमें सहूलियत मिले या समाज सेवा के काम आगे बढ़ें। लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ प्रेस नोट निकाल दिया था, भी ये लोग मेरा केस खराब कर रहे हैं, इन लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अगर ये मेरे बारे में कोई भी, मेरे को लेके कोई भी बात करेंगे, तो मैं कंप्लेंट कर दूँगी। तो उन्होंने प्रेस नोट निकाल दिया मेरे खिलाफ, मेरे एडवोकेट के खिलाफ,
सच कहूं कि जो डेरे का अखबार है उसके फ्रंट पेज पे मेरे खिलाफ आर्टिकल निकाल दिए। अब उसके बाद ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा कि हम क्यों मिलने जाएं, कि अगर हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपने अपने अखबार के फ्रंट पेज पे हमारे खिलाफ खबर निकाल देते हैं। तो अब इसकी आप बताएं, भी कोई रास्ता नहीं है आगे उनसे बात करने का। जी जी जी, शुक्रिया डॉक्टर मोहित इंसा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। जी धन्यवाद जी, नमस्कार। ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਇੰਸਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।